हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। कल के क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया की दर और उससे संबंधित बातों के ऊपर अध्ययन किया था। आज का जो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य को लेकर। तो जिस प्रकार से अभिक्रिया की दर के आधार से रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया था, तीव्र अभिक्रिया एवं मंद अभिक्रिया, या स्लो या फास्ट रिएक्शन की हम बात कर सकते हैं। इसी प्रकार रासायनिक साम्य को समझने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए भी हमें रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटना पड़ता है और उन दो भागों के आधार पर हम रासायनिक साम्य के बारे में समझ पाएंगे। रासायनिक साम्य को सही तरीके से हम इसके कॉन्सेप्ट को देख पाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्क्रमणीय और दूसरा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रिया को हम देखते हैं कि साम्यावस्था को परिभाषित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार हैं। पहला है हम लोगों का अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय को हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये हम लोगों का रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसी प्रकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होते हैं या रिवर्सिबल, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बारे में हमें बात करना है। तो जब पहला हम अनुत्क्रमणीय की बात करते हैं, अर्थात इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि ये एक अभिकारक A है और एक अभिकारक हमारे पास B है, और A और B दोनों अभिक्रिया करके कोई उत्पाद C और D का क्या करते हैं, निर्माण कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या होगा, A और B अभिकारक है, तो A और B अभिकारक है, तो इनके परमाणु, इनके अणु आपस में अभिक्रिया कर C और D नामक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब A और B की सांद्रता, अर्थात A और B के पास अपने स्वयं के अणुओं की संख्या शून्य हो जाएगी और उत्पाद के रूप में C और D इनके अणुओं की संख्या उच्चतम हो जाएगी, अर्थात C और D की संख्या मैक्सिमम है, A और B की संख्या मिनिमम हो जाएगी। पहले की स्थिति क्या है कि पहले इन दोनों का कंसंट्रेशन 100% था और इसका कंसंट्रेशन 0% है। समय बढ़ने के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन 100% हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया में यदि इसको ग्राफ से कुछ इस तरीके से समझा जाए तो ये हमारा अभिकारक का है और ये उत्पाद का कंसंट्रेशन है। अभिकारक का कंसंट्रेशन समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे घटते बिल्कुल 0 आ जाएगा, और उत्पाद का कंसंट्रेशन बढ़ते जिस समय पर अभिकारक की सांद्रता शून्य होगी उस समय पर उत्पाद की सांद्रता अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक पूर्ण रूप से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं एंड आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन वो 100% C और D प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार का रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, जिसमें ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, अर्थात AB रिएक्टेंट से C+D प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनने का जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या अग्र अभिक्रिया है, और ये अग्र अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होने के पश्चात समाप्त हो जा रही है, अर्थात C और D पुनः अभिक्रिया करके A और B का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से हो सकती है कि प्रत्येक वो पदार्थ जो केवल और केवल या केवल मात्र एक ही दिशा में भी क्रिया करते हैं एवं अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं, मीन्स वो अपने रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं।
तो ऐसी अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास में। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होना, सोडियम और वाटर का रिएक्शन, इनके कुछ कुछ कम से कम 2-2, 3-3 उदाहरण हमें याद होने चाहिए। जैसे इनके उदाहरण की हम बात करते हैं तो उदाहरण में पहला उदाहरण है सोडियम, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इस स्थिति में इसने NaOH का निर्माण किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है H2। तो देखिए पूरा का पूरा सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और हाइड्रोजन गैस जो निकला ये गैस उड़ गया प्रोडक्ट के फॉर्म होते ही। ये तो लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म पे है, क्योंकि सोडियम का सॉल्यूशन हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। तो दुनिया का प्रत्येक वो सॉल्यूशन जिसमें पानी या वाटर एज ए सॉल्वेंट के रूप में मौजूद हो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और AQ शब्द से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लिक्विड भी लिखते हैं, तो लिक्विड का तात्पर्य यह रहता है कि जैसे सोडियम यदि लिक्विड के फॉर्म पे रहेगा तो हम इसको लिक्विड लिख सकते हैं। मान लेते हैं जैसे ब्रोमीन है, केवल ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म पे रहता है तो हमने उसे लिक्विड लिख लिया, मगर इसमें पानी की मात्रा नहीं है इसलिए इसको लिक्विड लिखा गया। मान लेते हैं ये ब्रोमीन वाटर होता तो हम इसे लिक्विड ना लिख के एक्वस लिखते। ये इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि कब लिक्विड लिखना है और कब एक्वस लिखना है। तो ये एक उदाहरण हुआ हमारे पास। दूसरा उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट का। AgNO3 को हमने रिएक्ट कराया किससे, NaCl से, सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म होगा ये फॉर्म कर लेता है जब कभी सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होते हैं। ये एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सिल्वर यहाँ क्लोराइड से रिएक्शन कर लेगा और सोडियम जो है नाइट्रेट से रिएक्शन कर लेगा। तो ये AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण कर लिया। तो ये भी एक ऐसी अभिक्रिया है, चूंकि ये ऐसे देखा जाए तो ये आयनिक अभिक्रिया ही है ये भी, कि सिल्वर और नाइट्रेट ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव चार्ज में है आपका। उसी प्रकार सोडियम और क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन निगेटिव आयन है। इनके आयन का क्या हो रहा है, अपने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के फलस्वरूप यहाँ पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के रूप में। तो हम देखते हैं कि ये दोनों अभिक्रिया जब होती है तो ये दोनों अभिक्रिया कंप्लीटली, मतलब अपने कंप्लीशन लेवल को प्राप्त करते हैं, अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं, और पूर्णता को प्राप्त करने के पश्चात इस प्रकार का ये प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म कर लेते हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल है आपके पास टीन क्लोराइड और आयरन क्लोराइड के बीच में रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है हमारा AsNCl2 प्लस FeCl3। AsNCl2 प्लस FeCl3 ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं AsNCl4 प्लस FeCl2। AsNCl4 प्लस FeCl2 अर्थात एक क्लोरीन का आदान प्रदान हुआ, आयरन क्लोराइड से एक क्लोरीन बाहर निकल के सिल्वर क्लोराइड में आ गया, और इस प्रकार से ये AsNCl4 बन गया। ऐसे देखने में तो दो क्लोरीन का आना यहाँ से हमको दिख रहा है, Cl3 है, ये Cl2 है, Cl2 से Cl4 बन रहा है। हमने भी इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, क्योंकि जब कभी भी उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात हम कर रहे हैं तो यह आवश्यक नहीं होता कि हम रिएक्शन को बैलेंस करके ही देखें। बिना बैलेंस रिएक्शन भी उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय होता है। बैलेंस तो हम केवल परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए, अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इनको बराबर करने के लिए हम इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से एक और रिएक्शन है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। ये भी अनुत्क्रमणीय है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। और इस प्रकार से ये जितने भी हमारे पास जो अभिक्रिया जो मिल रहे हैं ये सभी की सभी अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक आपस में रिएक्ट किए और उन्होंने उत्पाद बनाया,
मगर उत्पाद पुनः रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, और उत्पाद को हम ये कह सकते हैं कि इन उत्पाद को हम रिएक्शन कराकर वापस अभिकारक के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हुआ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होगा, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा है कि मान लेते हैं ए और बी दो अभिकारक हैं। ए और बी दोनों की सांद्रता समय के साथ साथ घटेगी, अर्थात रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा इन दोनों की सांद्रता घटनी चालू होगी और C+D के रूप में उत्पाद का निर्माण करेंगे। कुछ समय के पश्चात क्या दिखेगा हमें कि ए और बी ये जो अभिकारक है ये रिएक्शन करते 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 सी और डी का निर्माण किए, और एक समय ऐसे आएगा कि जैसे जैसे सी और डी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे उत्पाद के रूप में सी और डी का सांद्रण या सांद्रता बढ़ते जाएगी, कुछ समय के पश्चात देखा जाएगा कि सी और डी भी अभिक्रिया करके ए और बी का निर्माण कर रहे हैं। तो जब अभिक्रिया दोनों दिशा में हो तो ऐसे अभिक्रिया को हम रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया भी हो रही है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद की रचना हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट के रूप में क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। कुछ समय के पश्चात, हालांकि वो जो टॉपिक है वो रासायनिक साम्य में आएगा, तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के उदाहरण क्या क्या होंगे, जैसे कि हमने 4 या 5 उदाहरण इरिवर्सिबल के देखे, वैसे 3 से 4 उदाहरण हम किसके देखते हैं, रिवर्सिबल के देखते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये किसका निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और कुछ समय के बाद देखा जाता है कि जब ये दोनों पुनः अभिक्रिया करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं। हालांकि इनका ये एक बड़ा अणु है, बिग मॉलिक्यूल है। इस बिग मॉलिक्यूल को हमने 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ये एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया हुई। ये वियोजन अभिक्रिया है, और ये जो वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि गर्म करने पर हो रही, इसलिए हम इसे तापीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, या तापीय विघटन भी कहते हैं। तो इसको हमने क्या किया, गर्म किया, और लगभग इसको हम गर्म करते हैं 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इतने तापमान में गर्म करने पर CaCO3 जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो रहा है, और कुछ समय के बाद देखा जाता है कि CaO और CO2 अभिक्रिया करके CaCO3 बना लेते हैं। जब आप 10वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक को देखेंगे, उसमें बुक में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण में इसे दिया गया है। CaCO3 का जो तापीय विघटन है उसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि वहां स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिखा है। यदि ऐसा लिखता कि वो बंद पात्र में घटित हो रहा है तो उस स्थिति में वो उत्क्रमणीय है, और खुले पात्र में है तो अनुत्क्रमणीय है। तो ऐसा देखा जाए तो वहां का स्टेटमेंट जो लिखा है वो आंशिक रूप से गलत लिखा हुआ है, इसलिए आप पढ़ते वक्त इस बात को ध्यान देते हुए चलेंगे। ये अभिक्रिया हो जाने के पश्चात इसका और आयरन, इन दोनों के रिवर्सिबिलिटी के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो ये CaCO3 का तापीय विघटन होकर कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरा, आयरन को जब हम स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, अर्थात भाप से, लोहे को जब हम भाप से रिएक्शन कराते हैं, और यह भी देखा जा रहा है कि ये लोहा तपता हुआ लोहा हो, अर्थात गर्म हो, तो उस स्थिति में क्या बना लेता है, आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहां पे CO2 गैस रिलीज हुआ जो कि ऊपर की ओर उड़ गया। कुछ समय के पश्चात ये दोनों पुनः फिर से रिएक्शन करेंगे और वो वापस
भाप और लोहे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह दूसरी अभिक्रिया इसको लेकर। तीसरी अभिक्रिया क्या है, जैसे कि अमोनिया निर्माण का है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन हो गया N2, अमोनिया हो गया आपके पास, हाइड्रोजन हो गया H2। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। मैं यहाँ जो भी अभिक्रिया लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म पे हो, तो यदि बैलेंस्ड नहीं होगा तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन को ध्यान रखना हमें आवश्यक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का, और अमोनिया कुछ समय के पश्चात फिर से क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में। इसी प्रकार से एक रिएक्शन है बहुत ही फेमस रिएक्शन, हाइड्रोजन और आयोडीन का। ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, H2I2 मिलकर बनाते हैं 2HI, और ये फिर से वापस 2HI जो है किसमें निरूपित हो जाता है, वियोजित हो जाता है H2 और I2 में। तो ये लगभग 4 उदाहरण रिवर्सिबल रिएक्शन के हैं। अन्य उदाहरण आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे जब आप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे, तो साइड में PDF का ऑप्शन रहेगा, उस PDF में आपको इन 4 के अलावा भी और कम से कम 5-5 उदाहरण आपके सामने मौजूद रहेंगे। क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2017 में क्वेश्चन दिया हुआ था, निम्न में से कौन से उत्क्रमणीय या कौन से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है करके 4 अभिक्रिया दे दी गई थी, और उनमें से हमें उत्क्रमणीय उदाहरण अभिक्रिया को छांटना था, और वो उदाहरण इन्हीं में से मौजूद थे। कुछ उस 4 ऑप्शन में से कुछ इनमें मौजूद थे और कुछ इनमें मौजूद नहीं थे, दोनों प्रकार की बातें। तो ये तो हुआ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को लेकर। अब इन दोनों के कुछ सामान्य गुण की हम बात करते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं के सामान्य गुण क्या होते हैं। पहले इरिवर्सिबल की हम बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन पहला, इसे एक तीर के द्वारा इसे एक तीर से दर्शाया जाता है। दूसरा, पूर्णता को प्राप्त करते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तीसरा, सामान्यतः विषमांगी होते हैं। पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं, सामान्यतः विषमांगी होते हैं, इसे सिंगल एरो से दर्शाया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा। इसका पहला बिंदु क्या होगा, इसे अग्र और पश्च दोनों दिशा से दर्शाया जाता है। दूसरा, ये पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो पूर्णता को प्राप्त नहीं करते, पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। तीसरा, विषमांगी होते हैं, ये समांगी और विषमांगी दोनों होते हैं, समांगी एवं विषमांगी दोनों होते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, ऑलवेज कंप्लीटेड मीन्स पूर्णता को प्राप्त करते हैं। विषमांगी मतलब हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब यह रहता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की अवस्था अलग अलग हो, तो वो स्थिति हेटेरोजीनियस कहलाती है। होमोजीनियस किसे हम कहते हैं या समांगी माध्यम किसे कहा जाता है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के माध्यम एक समान होते हैं। जैसे कि देखिए, हेटेरोजीनियस का एक छोटा सा उदाहरण यहां मैं लेता हूं, विषमांगी का। चूंकि ये शब्द आ गया तो लगे हाथ इसे हम देख लेते हैं। CaCO3 ये होता है सॉलिड, जब इसे हम डिकम्पोज करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी है सॉलिड, और ये प्लस बनता है CO2, ये है गैस। तो देखिए, अभिकारक उत्पाद में हम देखेंगे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, अर्थात इन अभिकारक उत्पाद इन दोनों में
जो भी पदार्थ मौजूद है उन सब के माध्यम एक जैसे नहीं है, उस स्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं, अर्थात या हेटेरोजीनियस कहा जाता है। समांगी का उदाहरण क्या हो सकता है हमारे पास में, समांगी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हाइड्रोजन भी गैस के रूप में है, आयोडीन गैस के रूप में है, और ये फॉर्म कर लेता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी गैस के रूप में है, ये भी गैस है, ये गैस, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस। देखिए जब तीनों के माध्यम अर्थात अभिकारक में जो भी मौजूद है, उत्पाद में जो भी मौजूद है, इन सब के माध्यम यदि एक ही होंगे, चाहे गैस 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 हो, चाहे लिक्विड 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 हो, चाहे सॉलिड 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 हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कहलाता है, समांगी कहलाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, समांगी और विषमांगी दोनों होते हैं। हम उदाहरण भी देखेंगे कि समांगी रिवर्सिबल कहाँ होता है, विषमांगी रिवर्सिबल किस तरीके से होता है, इस प्रकार से। अब एक महत्वपूर्ण बात कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनमें चौथा बिंदु लिखेंगे, साम्यावस्था निर्धारित होती है, साम्यावस्था को प्राप्त करते हैं। इसमें चौथा हो जाएगा साम्य अवस्था कभी भी प्राप्त नहीं होते, इस तरीके से। तो हमने यहां देखा एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात किया, एक हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की बात किया, इसके हम सामान्य प्रकृति के ऊपर चर्चा कर लिए। अब इस चर्चा के उपरांत हमें यह देखना है, अब अगला हेडिंग आप डालेंगे यदि नोट कर रहे हो तो, रिवर्सिबल रिएक्शन को लेकर। रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे मैं दो उदाहरण के ऊपर विशेष फोकस करूंगा, एक है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, चूना पत्थर का विघटन, और दूसरा है कि आयरन 3 ऑक्साइड का निर्माण। वो किस तरीके से इरिवर्सिबल होते हैं और किस तरीके से वो रिवर्सिबल भी होते हैं, हम इनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी एक प्रश्न वर्ष 2017 में पूछा गया है। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन पे पहले हम उदाहरण लेते हैं किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर, जब हमने इसे क्या किया, गर्म किया, लगभग कितने ताप में हमने गर्म किया इसको, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ पुस्तक में 800 डिग्री दिया है, कहीं 850 दिया है, अलग अलग मतलब इस प्रकार के तापमान का प्रयोग किया गया है, मगर मिनिमम 800 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम उसे गर्म करते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, उस स्थिति में हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, वियोजित हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात अनबुझा चूना, यह भी सॉलिड फॉर्म पे हमें मिल रहा है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें गैसियस फॉर्म पे मिला। अब दो अवस्था की हम बात करते हैं, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं और जिस पात्र में हम गर्म कर रहे हैं वो खुला हुआ हो, तो उस स्थिति में उत्पाद के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म पे हमें मिल रहा है, गैस के रूप में मिल रहा है, ये वायुमंडल में उड़ते हुए बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कैल्शियम ऑक्साइड के पास पुनः अभिक्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूरा का पूरा CaCO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO और CO2 में। तो ऐसी स्थिति में जब पहली स्थिति हम बात करते हैं किस चीज के लिए, खुले पात्र की बात करते हैं, जब ये ओपन फर्नेस की हम बात कर रहे हैं, ओपन फर्नेस के सिचुएशन पे कंप्लीट CO2 वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और इस स्थिति में आप ये कहेंगे कि यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और यह अपने आप में बिल्कुल सही है। तो अर्थात क्या हुआ
कि CaCO3 का तापीय विघटन खुले पात्र में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि वापस ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है, ये तो उड़ गया ना। जैसे ही फॉर्म हुआ, पात्र खुला है, गैस ऊपर उड़ गया, गैस ऊपर उड़ गया तो CO2 अब इसके साथ अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध नहीं है, और जब CO2 उपलब्ध नहीं है तो हमें CaCO3 वापस नहीं मिलेगा। अब हम इसे क्या करते हैं, दूसरी स्थिति, जब हमने इसे क्या लिया, बंद पात्र में लिया, या ऐसे कह सकते हैं हम इस प्रकार से, ये खुले पात्र की बात थी। दूसरी स्थिति कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, पास किया, प्रवाहित किया, और तापमान लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा, तो हम देखते हैं कि CaCO3 जो है पुनः प्राप्त हो जा रही है। अर्थात ये देखो, CO2 गैस को हमने पास कराया किसमें से, CaO से। हमारे पास अनबुझा चूना है किसी अभिक्रिया से प्राप्त, हम वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को किसी माध्यम से, या कार्बन डाइऑक्साइड किसी दूसरे अभिक्रिया से प्राप्त करके उसे हमने इस अनबुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड से पास कराया, तो हमें किस चीज की प्राप्ति हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो हम ये देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया इस अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट मिला कि क्यों ना जिस अभिक्रिया को हम खुले पात्र में कर रहे थे, यदि उस अभिक्रिया को हम बंद पात्र में करें तो ये CO2 पात्र से बाहर नहीं निकल पाएगा, और क्या देखने को मिलेगा कि ये CO2 वापस CaO से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा, CaCO3 का निर्माण करेगा। तो जब बंद पात्र की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि CaO के साथ ये CO2 जो गैस बन के खुले पात्र में बाहर निकल जा रहा था, बंद पात्र में बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी सिस्टम में ही कंटेन रहेगा, और ये CO2 इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके पुनः किस चीज का निर्माण करेगा, CaCO3 का। तो यहां आप देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन का तो एक ही मतलब है ना, कि अभिकारक से जब उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो उत्पाद से वापस हम अभिकारक तक जा सके, उत्पाद से हम वापस अभिकारक को प्राप्त कर सके, या प्रोडक्ट से हम डायरेक्ट रिएक्टेंट पर फिर से अभिक्रिया करके जा सके। और यह भी देखा जाएगा कि ये दोनों भी आपस में पूर्णतः रिएक्शन करके CaCO3 का निर्माण कर ले रहे हैं। अर्थात अपने आप में एक सिंगल अवस्था में देखा जाए तो यह भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक सिंगल रूप में देखा जाए तो यह भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मगर जब दोनों को एक साथ देखा जाए तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अर्थात खुले पात्र में यह उत्क्रमणीय है और बंद पात्र में यह अनुत्क्रमणीय होगी। तो यही प्रश्न पूछा गया था ACF 2017 में। CaCO3 का तापीय विघटन का सूत्र ये लिखा हुआ था, बोला था नीचे निम्न में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट था कि बंद पात्र में उत्क्रमणीय होगा, दूसरा था खुले पात्र में अनुत्क्रमणीय होगा, और तीसरा ऑप्शन था उपरोक्त दोनों, चौथा था कोई नहीं। इस तरीके से प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन उसमें दिए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, खुले पात्र में ये इरिवर्सिबल होगा और बंद पात्र में यह रिवर्सिबल होगा। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हम खुले पात्र में भी CaO और CO2 को यदि हम क्या करते हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो CaCO3 का निर्माण हो रहा है। तो इस रिएक्शन को ही टोटल यदि हमने क्या किया, बंद पात्र में लिया, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो ये एक उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण होता है खुले पात्र और बंद पात्र का। यदि हमने क्या किया, इस CaCO3 के कॉन्सेप्ट को यहां से हटा दिया और हम इसके जगह कोई दूसरा अभिक्रिया ले लेते हैं। मान लेते हैं तप्त लोहा, अर्थात लोहे का गर्म रॉड है, बिल्कुल लाल रंग का दिख रहा है ये, और इसके ऊपर हमने भाप प्रवाहित की, अर्थात स्टीम H2O। हम क्या देखते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड, अर्थात आयरन 3 ऑक्साइड वो चुंबक के रूप में होता है। तो ये Fe3O4 मैग्नेटाइट का ये सूत्र है, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ये भी गैस के फॉर्म पे है तो ये ऊपर उड़ जाएगा। जब इसे खुले पात्र में रखा जाए तो क्या देखेंगे हम, आयरन जब H2O के साथ
रिएक्शन करता है। H2O मतलब ये भाप के रूप में है, ये जो है हमारा स्टीम के रूप में है, और ये जो है हॉट आयरन है, गर्म तप्त लोहा है। तो ये Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। खुला पात्र है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरा का पूरा लोहा Fe3O4 पे कन्वर्ट नहीं हो जाता, उस समय तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी। मगर यदि इसे बंद पात्र में कराया जाए तो यही हाइड्रोजन इस Fe3O4 के साथ रिएक्शन करके भाप और तपते लोहे के रूप में फिर से क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो खुले पात्र में यह अभिक्रिया भी, इस अभिक्रिया की हम बात करें, खुले पात्र में यह अनुत्क्रमणीय है और बंद पात्र में यह उत्क्रमणीय है। तो ऐसे हमें इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि कुछ अभिक्रियाएं हैं जो खुले पात्र में अनुत्क्रमणीय और बंद पात्र में उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे CaCO3 के बारे में पूछा था, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि इसी आने वाले ही पेपर में हो, इस उदाहरण को भी पूछ दिया जाए। तो ये इस प्रकार का ये एक रिएक्शन को लेकर था। अब यहां हम बात करते हैं साम्यावस्था क्या होती है, अर्थात केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन से ही हम साम्य अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। साम्य अवस्था में क्या हम देखते हैं? उदाहरण लिया, CaCO3 का तापीय विघटन हो रहा है बंद पात्र में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का। हम क्या देखते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे जैसे हमने लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करना चालू किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में वियोजित हो रहा है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घट रही है समय के साथ। तो सांद्रता का समय के साथ घटना क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर कहलाती है। यह अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? अग्र अभिक्रिया, कि कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात अभिकारक से यह उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अब कुछ समय के बाद क्या होगा? जब उत्पाद का कुछ हिस्सा निर्मित हो जाएगा, अर्थात कुछ कैल्शियम ऑक्साइड और कुछ CO2 का निर्माण हो चुका होगा, तो उसके बाद ये देखा जाएगा, अब ये अभिक्रिया बंद पात्र में हो रही है, तो CaO और CO2 आपस में अभिक्रिया करके पुनः CaCO3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यह अभिक्रिया इस दिशा में चलेगी, पश्च अभिक्रिया हम कहेंगे इसको। एक समय ऐसा आएगा जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के दर के समान हो जाएगी, अर्थात रिएक्टेंट से जितना उत्पाद का निर्माण होगा उतने ही समय में उत्पाद से या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का निर्माण होगा, अभिकारक बनेंगे। तो उत्पाद बनने का दर और अभिकारक वापस बनने का दर, जब ये दोनों दर बराबर हो जाएंगे, उस स्थिति में हम इसे क्या कहेंगे? रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये एक कॉमन सी बात आई, एक जनरल कॉन्सेप्ट आया कि जो इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमेशा किस में होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम जैसी घटना नहीं होती, इक्विलिब्रियम का जो फंडामेंटल है उसमें कभी भी अप्लाई नहीं होता है। एक चीज देखें, अग्र अभिक्रिया की दर क्या होगी? जैसे इसके लिए अग्र अभिक्रिया की दर की हम बात करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 अपॉन डेल टी, इसका वैल्यू किसके बराबर रहेगा हमारे पास में? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CaO अपॉन डेल टी। यही किसके बराबर रहेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन डेल टी। ये जो है ये अभिक्रिया की दर कहलाती है। ये अभिकारक के लिए है, ये उत्पाद के लिए। अभिकारक के लिए है तो ऋणात्मक चिन्ह लगेगा और उत्पाद के लिए है तो धनात्मक चिन्ह रहेगा। तो इस स्थिति में हम ये देख रहे हैं ना कि जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों समान हो, उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक साम्य कहते हैं।
अच्छा, इसमें यह देखा जाएगा कि अब दोनों तरफ की सांद्रता जो है वो बराबर हो गई, अर्थात इस एरिया का जितना सांद्र है अभिकारक की दर बराबर उत्पाद की दर हुआ, या हम ये कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता बराबर उत्पाद की सांद्रता। दोनों की सांद्रता या दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया। जिस स्थिति में दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, इक्वल होने के बाद वो कांस्टेंट हो गए, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह स्थिति रासायनिक साम्य कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम से संबंधित बातें थी। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के सामान्य लक्षण, अर्थात जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम होने के, इक्विलिब्रियम आने का, वो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ पॉइंट के रूप में है, और इन पॉइंट्स को आपको 1 by 1 लिखते हुए चलना है। ये मैं इसे रफ कर रहा हूं। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है साम्यावस्था पर किसी भी सिस्टम का जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं या ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम माप सकते हैं, ये मेजरेबल क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये सभी कांस्टेंट होते हैं हमेशा, और इनका मान हमेशा स्थिर होता है। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक या सामान्य लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये ऐसी चीजें हैं जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं एक सिस्टम के लिए, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, डेंसिटी, ये हमेशा क्या होते हैं, नियत रहते हैं, अर्थात कांस्टेंट होते हैं, पहली बात। दूसरा, साम्यावस्था केवल और केवल बंद पात्र में ही प्राप्त हो सकती है। खुले पात्र में यदि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन भी क्यों ना हो, पात्र खुला है तो साम्यावस्था कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो इसको हम ऐसे लिखना है, केवल बंद पात्र में ही, ओनली इन क्लोज्ड वेसल, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड ओनली व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड अ क्लोज्ड वेसल। तो केवल बंद पात्र में ही साम्य स्थापित होता है। साम्य होता है रिवर्सिबल रिएक्शन पे। रिवर्सिबल रिएक्शन तो खुले और बंद दोनों पात्र में हो सकते हैं ना। रिएक्शन है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों में होते हैं, खुले पात्र में भी होंगे और बंद पात्र में भी होंगे। तो खुले पात्र में साम्यावस्था कभी नहीं होता, बंद पात्र में साम्यावस्था हमेशा होता है। तो साम्यावस्था की अवधारणा रिवर्सिबल रिएक्शन से है, मगर उस रिवर्सिबल रिएक्शन से है जो रिवर्सिबल रिएक्शन बंद पात्र में हो। तो केवल बंद पात्र में ही साम्यावस्था मिलती है। तीसरा, साम्यावस्था गतिक प्रकृति का होता है। साम्यावस्था गतिक प्रकृति का है। अब यह गतिक प्रकृति शब्द का तात्पर्य क्या होगा? गतिक प्रकृति शब्द का तात्पर्य होता है, जैसे हमने यहां बोल दिया कंसंट्रेशन नियत रहेगा, अर्थात A प्लस बी ये मिलकर C प्लस डी बना रहे हैं। तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि A और B का कंसंट्रेशन C और D के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा और रिएक्शन दोनों तरफ से क्या हो गया? इक्वल हो गया।
तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अब अभिक्रिया होना बंद हो गया। नियत होने का दो तात्पर्य लोग समझ सकते हैं। पहला तो यह है कि ये अभिक्रिया करते करते C+D बनाए और एक समय आएगा जब C और D की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि वो वापस A और B बना कर अभिक्रियारक और उत्पाद इन दोनों की सांद्रता क्या हो, समान हो जाए। तो जब इन दोनों की सांद्रता इक्वल हो गई तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन तो कंटिन्यू चल रहा है। अर्थात केवल सांद्रता समान है, केवल कंसंट्रेशन इक्वल हुआ है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है, रिएक्शन तो कंटिन्यू चल ही रहा है। केवल हम ये कह सकते हैं रिएक्शन कंटिन्यू चल रहा है और साम्यावस्था है, इसका मतलब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के समान है, अभिक्रिया रुकी नहीं है। इसलिए यहां पर बोला गया साम्यावस्था गतिक प्रकृति का है। तो गतिक प्रकृति में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता बराबर उत्पाद की सांद्रता है। इसका तात्पर्य कतई यह नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन कंटिन्यू चल रहा है, केवल अभिकारक की दर किसके बराबर हुआ, उत्पाद की दर के, उत्पाद की दर, अर्थात ये अभिक्रिया की दर की हम बात कर रहे हैं, ये इक्वल है। तो साम्यावस्था हमेशा गतिक प्रकृति की होती है, तीसरा बिंदु है। चौथा, साम्यावस्था पर कोई अभिक्रिया स्थायी नहीं होता। गतिक प्रक्रिया और ये जो बात हम लिख रहे हैं उसमें सिर्फ ये लिख सकते हैं आप, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर होती है। ये चौथा बिंदु है। पांचवा जो महत्वपूर्ण है, किसी भी सिस्टम की साम्यावस्था इस बात पर निर्भर नहीं करती कि अभिक्रिया किस दिशा से शुरू की गई है, अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा से चालू होकर पश्च की तरफ जा रही है या पश्च दिशा से चालू होकर अग्र की ओर आ रही है। शुरुआत किसी भी दिशा की तरफ से हो, अग्र या पश्च दिशा के आधार पर साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अग्र ऑब्लिक पश्च दिशा से शुरू अभिक्रिया पर साम्यावस्था अभिक्रिया से साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। अर्थात रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट हो, साम्यावस्था पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब रिएक्शन की दिशा के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। रिएक्शन की दिशा, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी को लेकर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभिक्रिया की दिशा क्या होती है और दिशा किस तरीके से शिफ्ट होती है उसके बारे में। अभी साम्यावस्था की केवल इसकी प्रकृति की हम बात करेंगे। अग्र और पश्च दिशा, किसी भी दिशा से अभिक्रिया की शुरुआत हुई हो, साम्यावस्था पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि तंत्र की साम्यावस्था उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रभावित नहीं होती। उत्प्रेरक केवल साम्यावस्था लाने के समय अंतराल में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात ये देखिए, छठवां, साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता। उत्प्रेरक क्या कर सकता है, साम्यावस्था लाने के केवल समय अंतराल में परिवर्तन कर सकता है, केवल समय अंतराल में परिवर्तन हो सकता है। अन्य किसी भी स्थिति पे, अन्य किसी भी बात पर साम्यावस्था में प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्प्रेरक का काम ही होता है कि उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का काम ही रहता है कि वो रिएक्शन पे पार्टीशन नहीं लेता, वो रिएक्शन के दर को
रिएक्शन के रेट को केवल या तो तेज कर देता है या तो मंद कर देता है। तो यहाँ उत्प्रेरक जो है, ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक के उपस्थित होने से साम्यावस्था नहीं मिलेगी और उत्प्रेरक नहीं है तो साम्यावस्था मिलेगी, इस प्रकार की बात नहीं है। उत्प्रेरक है, केवल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो सकता है साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाए या हो सकता है साम्यावस्था देर से प्राप्त हो, मगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा ही होगा। उत्प्रेरक का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक अंतिम चीज है, यदि एक महत्वपूर्ण यहां और पॉइंट है कि यदि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कंसंट्रेशन हो, इसमें परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन होगा तो साम्यावस्था भी परिवर्तित होगी, साम्यावस्था भी परिवर्तित होगी। ये इतने हमारे पास 7 प्रकार के उसके सामान्य लक्षण हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना था रासायनिक साम्य को लेकर। तो हमने तो यहाँ रासायनिक साम्य के ऊपर जो सामान्य जो चर्चा है वो चर्चा को किया। रासायनिक साम्य क्या होते हैं, उनके कुछ उदाहरण हमने देखे, सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया। मगर रासायनिक साम्य में अब जो महत्वपूर्ण बात जो घटित होगी, अब जो महत्वपूर्ण बात आएगी, वो बात है हम लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।